हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RRN क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के वीडियो अब हम इस चैनल पर लगातार डालते रहेंगे। हर एक चैप्टर का 50-50 ऑब्जेक्टिव डालते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद वायु में सबसे ज़्यादा होता है, जल में सबसे ज़्यादा होता है। अगर इन चारों में तुलना करें तो सबसे कम प्रकाश का वेग कांच में होगा। तो दोस्तों 2 नंबर का आंसर होगा डी। और हम आगे चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो चालक के सामने साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 3 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों 4 में लिखा हुआ है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि वह अवतल दर्पण के प्रयोग करने से अगर हम फोकस की दिशा में प्रकाश को करते हैं तो वह समांतर होकर के गुजर जाता है, जिस कारण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 5वें नंबर में है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और यह बराबर बनता है समतल दर्पण में, जिसका उपयोग हम लोग यूज करते हैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं 6 नंबर में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों होता है डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो दोस्तों जो किरणों को दर्शाता है, जिसे हम किरण आरेख कहते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तु का चित्र कैसे बनेगा या कहाँ पर बनेगा, काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा, जिस तरह से हम दर्शाते हैं उसे हम किरण आरेख कहते हैं। तो ये हो जाएगा 7 नंबर का ए, किरण आरेख। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो दोस्तों फोकसांतर जो होता है, फोकस दूरी, ये होता है लेंस की शक्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 100 बटा में फोकस जो है वो सेंटीमीटर में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे, और इसके बराबर में 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 के बराबर है 100 बटा में बोल रहा है कि कितना फोकस दूरी है। तो ये 2 से 100 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50। और दोस्तों लेंस का जो क्षमता है ये प्लस में दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी प्लस में ही होगा। इसका मतलब इसका डी आंसर हो जाएगा, 8 का डी, 50 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अब दोस्तों यहाँ पर फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो फिर उसी प्रकार हम करेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 बटा में 50, क्योंकि लेंस की शक्ति जो है फोकसांतर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +2D। तो इसका आंसर डी होगा। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका आंसर बी होगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता मतलब हर समय धनात्मक ही होता है, क्योंकि उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए उसका
क्षमता भी धनात्मक होता है। तो दोस्तों 11 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है अवतल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हर वक्त ऋणात्मक होता है, जिस कारण इसका क्षमता जो है ऋणात्मक होगा। तो 12 का ए हो जाएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तल लेंस को कहते हैं। दोस्तों उत्तल लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिस कारण इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश को बिखेर देता है, जिस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा सी। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेंस बनाने के लिए जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में हर वक्त छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण गाड़ी में या मोटर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये 16 का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर बी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों इसमें अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, या वस्तु से छोटा भी बन सकता है, लेकिन वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनता है। तो इसका आंसर होगा बी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। यहाँ पे लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो दोस्तों जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 20 नंबर में लिखा हुआ है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है दोस्तों उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में। लिखा हुआ है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में इससे पहले भी हमने बताया दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, या फिर यूँ कहें कि फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर, यानी 22 का जो बी होगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है, जिस कारण उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 24 का डी हो जाएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 25 का हो जाएगा बी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा दोस्तों वो सीधा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा तो वो उल्टा होगा। तो ये 27 का जो आंसर होगा वो होगा ए। काल्पनिक प्रतिबिंब हर वक्त सीधा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है।
तो दोस्तों लिखा हुआ है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए होगा दोस्तों, इसमें 2 फोकस होती है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, इसमें 2 फोकस होती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में लिखा हुआ है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 29 का बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 नंबर में, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि वस्तु से प्रतिबिंब ज़्यादा बड़ा दिख सके। तो 30 का हो जाएगा सी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी या फोकस दूरी है। तो दोस्तों फोकस दूरी, लेंस की क्षमता जो होता है वो होता है फोकसांतर या फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पर सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा में जो फोकस दूरी है वो, और बराबर में लेंस की क्षमता निकल जाएगा। तो लेंस की क्षमता दोस्तों यहाँ पर 1 है, इसका मतलब फोकस दूरी भी 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 और 100 कटेगा तो बराबर में 1 आएगा। तो दोस्तों इसका जो फोकस दूरी होगा वो 100 होगा, और लेंस की क्षमता +1 है, इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी भी +1 हो धनात्मक होगा, यानी 100 सेंटीमीटर होगा, +100 सेंटीमीटर। तो 31 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां निगेटिव यानी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों अवतल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव होता है, और पतले लेंस यानी अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि उसका F2 जो है वह बाएं तरफ होता है। तो इसका आंसर 32 का ए हो जाएगा, दोनों अवतल। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में लिखा हुआ है प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर ए, यानी sin I बटा sin R। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। नहीं होता है दोस्तों सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। दोस्तों बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और इसी में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा सी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 36 नंबर में लिखा हुआ है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर होता है m बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर जो आवर्धन होगा वो होगा v/u, 36 का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो होता है दोस्तों फोकस दूरी के दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, यानी r बराबर 2f। तो 37 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो 38 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर में है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा। दोस्तों सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब काल्पनिक होगा। और दोस्तों एक ही जगह पर सीधा और काल्पनिक बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है, इसका मतलब ए नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद है सी में वास्तविक और सीधा। तो दोस्तों जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा ही होगा, सीधा नहीं होगा। तो इसका मतलब 39 का जो आंसर होगा वो होगा बी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर।
यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, क्योंकि बड़ा और वास्तविक बनेगा जब f और 2f के बीच हम वस्तु को रखें। तो 40 का आंसर ए हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 41 नंबर के ओर, और यहाँ पे लिखा हुआ है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, यानी बाहर की तरफ उठा हुआ हो दोस्तों उत्तल दर्पण कहलाता है। तो 41 का सी हो जाएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 42 नंबर की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण, यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर में लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है। तो दोस्तों उसे ध्रुव कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा 42 का। अब हम आगे बढ़ते हैं 43 नंबर की ओर। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र या प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बी। अब हम आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर। 45 नंबर में है दोस्तों किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है जिससे हमें देखने में आसानी होती है। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करने से हमें अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दोस्तों इनमें से दर्पण सूत्र है ए नंबर ए, यानी 1/v + 1/u बराबर में 1/f। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर कहीं मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीक़ा से देख करके ऑब्जेक्टिव को ठीक करना है। जैसे अगला नंबर में देखें दोस्तों बी में, तो यहाँ पे है 1/u - 1/v बराबर 1/f, जो नहीं होता है। और यहाँ पर देखने में एक जैसा ही सी लगता है, लेकिन यहाँ पे u/1 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, 1/u होता है। तो ये सी भी नहीं होगा। डी में है v/1 जो कि 1/v होता है, v/1 नहीं होता है। इसका मतलब 46 का आंसर ए होगा। अब हम दोस्तों 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर में है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक लग रहा है, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में यहाँ पे है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे सभी में 10⁻8 होगा, लेकिन मिस्टेक से 10⁻8 के जगह पर 108 लिखा गया है। यहाँ पे 10⁻9 होगा सी में, लेकिन 10/109 लिखा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 48 का ए, लेकिन यहाँ पे ये 8 नहीं होगा दोस्तों, इसके 10⁸8 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर में। दोस्तों दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो 49 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए। अब हम आगे बढ़ते हैं 50 नंबर की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को दोस्तों गोलीय लेंस कहते हैं, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ये 50 ऑब्जेक्टिव का सीरीज खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको मानव नेत्र से जुड़े 50 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इसका PDF हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।